प्यारे साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। यहाँ पर मुझसे पहले और पता नहीं जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ का क्या इतिहास रहा होगा। और हम सब इतिहास में ही जीते हैं, इतिहास में बैठे हुए हैं और इतिहास को एक नज़र से देख रहे हैं। कई लोग बगैर चश्मे के देख रहे हैं, कुछ लोग चश्मे के साथ देख रहे हैं, लेकिन उस नज़र में कहीं ना कहीं एक अनुभव शामिल है। और अनुभव जिसे हम एक्सपीरियंस इंग्लिश में कह सकते हैं, वो अनुभव कैसा है? शायद शिक्षा उस नज़र के आगे वो नज़रिया है जो हमारी नज़र के सामने है और हमारी नज़र के सामने ना होते हुए भी हमारे जीवन में कहीं शामिल है। बहुत खूबसूरत यात्रा है शिक्षा। महिमा की यात्रा लखनऊ से जब लुधियाना तक एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर और फिर लखनऊ से उतरकर रिक्शा या ऑटो रिक्शा से आधस परिवार के किसी सदस्य के घर तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो महिमा की शिक्षा है। और महिमा की वो शिक्षा शायद आज इस इतिहास में, जिस इतिहास को हम जी रहे हैं, वो भाषा जिसे हमें इतिहास ने दिया, वो धर्म जो हमें इतिहास से मिले हैं, वो जबान, वो जमीन जिसके लिए हम जान ले भी लेते हैं और जान दे भी देते हैं, वो सब इतिहास से दी गई वो सब पहचान, उस इतिहास से दी गई वो जमीन जहां पैदा होने के बाद एक पहचान। ਜਦੋਂ पंजाबी च गल करते हैं, सानू माण है पंजाबी बोली ते, सानू माण है पंजाबी होण ते सानू इस गल ते कदे भी मान नहीं हुंदा कि साडी कुड़ियां बेखौफ साडे उस रिवायत, उस समाज, उस संप्रदाय दे विचों हजे भी महिमा दी तरह सफर कर रही हैं। क्या वो महिमा की तरह लखनऊ से और लुधियाना तक माँ बाप इस बेखौफ के साथ क्या उन्हें भेज सकते हैं? क्या वो नजरिया शिक्षा ने आज कहीं पर किसी क्लासरूम में, कहीं फिरोजपुर में या कहीं लुधियाना में या कहीं बीकानेर में, कहीं लखनऊ में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं ऐसा नजरिया क्या पैदा करने की गुंजाइश या खड़ी करने की गुंजाइश शिक्षा कहीं या धर्म कहीं सफल हो पाया है? और शायद वो नजरिया या वो फलसफा देखने का अपने आप को पैदा होने के बाद और हर उस पहचान के साथ जो हमने अपने आप नहीं चुनी, वो पहचान रावण जी ने नहीं चुनी कि वो वाल्मीकि परिवार में पैदा होंगे या निवेदिता केरला में पैदा होंगी, और या फिर विजया जो मंच पर बैठी हैं वो राजस्थान में पैदा होंगी। वो सब और पैदा होने के बाद बेखबर उस जमीन, उस जबान, उस परंपरा और उस
दीवारों के साथ, चुनौतियों के साथ अपने जीवन को देखते हुए, और कैसे देखते हुए, अपनी नजर से, नजरिए से, या फिर जैसा कि घर वालों ने बता दिया, या जैसा कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ा दिया, वो यात्रा उनकी जीवन की आखिर उनकी अपनी यात्रा है, या इतिहास उन्हें वो यात्रा करा रहा है, या इतिहासकार उन्हें एक खास किस्म की यात्रा पे जाने के लिए बता रहे हैं कि ये यात्रा यही सही यात्रा है। मुझे लगता है कि पहला सवाल मैं कौन हूं, हु एम आई, जो कि फिलॉसफी की क्लास में पढ़ाया जाता है, और शायद आज इस देश के किसी भी नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के ना होने का कारण शायद उन चंद इतिहास के पैरोकार, वो सत्ता में बैठे उन चंद लोगों द्वारा तय किया जा रहा है, जो आपको इतिहास को एक ही ढंग से, एक ही रंग से देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, डरा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं यहां पर जो बात कह रहा हूं वो शायद अपनी यात्रा के साथ कहीं जुड़ते हुए उन सवालों को अपने आप से पूछ रहा हूं, और यहां पर जो मेरे दोस्त यहां पर आकर अपनी यात्रा जो सामने रख कर गए हैं, शिक्षा की, उस नजरिए की, जिसे निवेदिता ने भी कहा कि कह पाना मुमकिन नहीं है, यह सोचना होगा कि आपको और मुझे कैसी यात्रा करनी है। वो यात्रा जो आपका इतिहास बता रहा है, और इतिहास में भी कौन बता रहा है, इतिहास के बारे में भी कहां से पता चल रहा है। एक भाषा जो एक घर में सीखी है, जे पंजाब से जम्मया ते पंजाबी बोल रहे हैं, जे बंगाल से जम्मया ते बंगाली बोल रहे हैं, जे मैं यूपी में पैदा हुआ हूं तो हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन उस बोली को मैंने नहीं चुना है। मैं शिक्षा में जो पहला काम, जब शिक्षा के बारे में मैं सोचता हूं, एक स्कूल की कल्पना मेरे सामने आती है। मैं घर में बैठे हुए बच्चे को तो शिक्षित मानता ही नहीं ना। मैं अपनी दादी को कहता हूं अनपढ़ हैं, या कभी पढ़ी लिखी नहीं। ये पढ़ना लिखना क्या है? और फिर ये शिक्षा का अर्थ, जो राज्य, जो एक ऐसी जगह है जहां हम पैदा हुए, और जिस पहचान के साथ हमारी एक संस्कृति की पहचान, एक समाज की पहचान, और फिर एक राज्य की पहचान, एक देश की पहचान। शायद निवेदिता की किताबों से पढ़ते हुए, प्रोफेसर निवेदिता की किताबों से पढ़ते हुए, इन सवालों के साथ, शायद फिलॉसफी क्लास से बाहर क्रिटिक के साथ ही दोस्तों के बीच हर एक बच्चे के घर जैसा समाज नहीं है। वो आधस भारत से जुड़े अनगिनत बच्चों के साथ जुड़ा वो समाज, जिस ढंग से अपने समाज को देखता है, वो समाज जो देव समाज कॉलेज में बच्चे जिस समाज को जिस नजर से देखते हैं, वो शिक्षक जो उस कॉलेज में आकर उन बच्चों को पढ़ाता है, और कई वो शिक्षक जो शायद शिक्षक हो सकते थे, लेकिन शायद उन्हें शिक्षा और शिक्षक बनने का मौका एक और बड़े समाज ने, एक और बड़ी पहचान ने नहीं दिया, और वो पहचान है नागरिक होने की पहचान। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लुधियाना तक पहुंचती हैं, जहां लल्लन यूपी के इलाहाबाद से अपनी यात्रा करते हुए, जहां तमसा
कैथल से अपनी यात्रा करते हुए, करनाल से, और जहां तीतरम गांव से मनीषा अपनी शिक्षा की यात्रा को करते हुए देव समाज कॉलेज तक पहुंचते हुए जब इस आधस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और वहां पर साथ में अनुभव करते हैं या साझा करते हैं एक दूसरे की यात्रा का अनुभव, तो शायद हमें यह महसूस होता है कि सबकी एक जैसी यात्रा नहीं है। हमारे देश को चलाने वाले या देश का नेतृत्व करने वाले या हमारे देश की जो सरकार है, उसमें जो लोग यात्रा करके उस राजनीति के उस पड़ाव तक पहुंचे हैं, क्या उनके बीच में, उनके पास उस यात्रा का दर्द है? और क्या वो दर्द के साथ साथ खुशी भी है? और उस दर्द और खुशी के बीच क्या वो कहीं ऐसी कोशिश कर पा रहे हैं कि कहीं पर अगर तकलीफ है, कहीं पर अगर बहुत ज्यादा दर्द है, तो उसे साझे तौर पर एक दूसरे के साथ क्लास में जैसे हम एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और फिर भी हम एक साथ चल पाते हैं। क्या हमारे देश में हर बच्चा हर क्लास तक मुमकिन तक पहुंचता है? क्या हमारे देश की सरकारें सबको सामान्य शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर रही हैं? और जब तक ये अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, शायद शिक्षा अपने आप की उस यात्रा और अपने आप की उस पहचान के साथ जो शिक्षा के साथ हम देखते हैं, उसे पाने में कामयाब नहीं होगी। मैं सुबह बस में आ रहा था और मेरी एक स्टूडेंट अजय पाल ने मुझसे सवाल किया कि सर इतना रिजर्वेशन है, ये आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं खत्म होता? क्या आपको लगता नहीं कि रिजर्वेशन होने की वजह से वो डिवीजन अभी भी बना रहता है? तो शायद आधस के सेमिनार के माध्यम से सीखते हुए मैंने एक विद्यार्थी के तौर पर एक विचार अजय पाल के सामने रखा कि क्या कुछ के पास आकाश और बंसल एकेडमी में या मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने का रिजर्वेशन नहीं है क्या? क्या कुछ के पास देव समाज कॉलेज में पढ़ने का रिजर्वेशन नहीं है क्या? और वो रिजर्वेशन क्या होगा? वो रिजर्वेशन आर्थिक चुनौतियां होंगी। और अगर हमारे देश में एक इतना बड़ा रिजर्वेशन है कि जहां पर तीतरम से देव समाज कॉलेज तक पहुंचने के लिए रावण जी को, आधस को, जहां पर सुजाता और संदीप को केजीएमसी तक पहुंचने के लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ लड़ाई नहीं, संवाद, और संवाद उस सेमिनार के साथ जिस सेमिनार में अगर डॉक्टर श्रीमती मधु पराशर जो मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और जो शायद समाज को उस शिक्षा की नजर से देखने का प्रयास कर रही हैं, और वो यात्रा अगर आधस की शामिल ना हो, तो रिजर्वेशन होने के बावजूद भी एक बड़ा रिजर्वेशन शायद एक बहुत छोटे से रिजर्वेशन के बीच में एक अलग तरह के सवाल को और एक गैर बराबरी को जन्म दे रहा है। कनाडा में जब गवर्नमेंट की तरफ से +2 तक स्टेट एजुकेशन है, तो आखिर क्यों नहीं हम में से ही तो कोई एमएलए बनेगा? शायद रावण जी नहीं होंगे, निवेदिता नहीं होंगी, हम लोग नहीं होंगे, और जो आज हैं वो भी तो शायद किसी क्लास से ही निकले होंगे, या क्लास में ना भी पहुंचे होंगे तो शायद उस संघर्ष का शिकार रहे होंगे जहां पर स्कूल जाने के लिए शायद इसी समाज में नहीं पहुंच पाए होंगे। और शिक्षा वो नजरिया हमें देती है कि हम सबकी सांझी यात्रा है। बाबा नानक ने भी सानू एक यात्रा दे नाल जोड़िया सी।
और उन्हें कहा सी कि ये ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ किसी भी धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे विच जाता है या मंदिर विच जाता है या मस्जिद विच जाता है, पर इन्ने धर्म के होने के बावजूद भी मेरे कॉलेज के बाहर एक पुल है, एक कॉलेज की बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जोड़ने के लिए। क्या हमारा धर्म और हम सब धार्मिक होते हुए भी उस पुल के निर्माण को रोक नहीं पाए? और वो पुल इस बात का प्रतीक रहता है कि लड़कियां बेखौफ होकर एक बिल्डिंग से रात को 10 बजे भी दूसरी बिल्डिंग तक जाती हैं। क्या हम सब शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था हमारी इस सवाल को देखकर कहीं सोचती नहीं कि ये क्यों पुल अभी भी खड़ा है? और शायद उस पुल को सवाल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बैठकर, और उन बुजुर्गों में शायद सिर्फ ये वेस्ट और ईस्ट नहीं रहा होगा। हॉब्स लॉक रूसो का इतिहास लिखा गया क्योंकि उनके पास कलम थी और उनके माध्यम से कहीं पढ़ते हैं कि राज्य कैसे बना होगा। और उस राज्य के बनने पर हमारे बुजुर्गों ने सोचा होगा, शायद उन चंद लोगों ने या उन चंद दोस्तों ने सोचा होगा कि यहां पर जिसके पास ताकत होगी, जो कमजोर होगा वो उसे दबा देगा, वो उसके साथ बुरा करेगा। तो आओ आपस में मिलकर एक ऐसा स्कूल बनाएं जिसका नाम राज्य रखें और वहां पर तय करें कि सबको समानता के साथ जीने का हक मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बराबरी का हक मिलेगा। और उसके लिए लुधियाना में हमारा बहुत छोटा सा परिवार है आधस का, यहां पे शायद वो बहुत बड़ा परिवार पूरा विश्व हो सकता है। वो सिर्फ भारत नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो सिर्फ अमेरिका या रूस या फिलिस्तीन नहीं, वो पूरा भारत नहीं, वो पूरा 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 विश्व हो सकता है। लेकिन इतने बड़े विश्व को और इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए कौन संभालेगा परिवार? हम सब संभालेंगे। कौन संभालेगा लुधियाना? हम सब संभालेंगे। कौन संभालेगा फरीदकोट? हम सब संभालेंगे। और उस संभालने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर थी या जिन बुजुर्गों पर थी जिन्होंने कॉलेज और स्कूल में ना जाते हुए इकट्ठे बैठकर यह सोचा कि ये लोग स्वास्थ्य देखेंगे, ये सिक्योरिटी को देखेंगे, ये हेल्थ को देखेंगे, ये कहीं खेती को देखेंगे, और उन सब में कौन कौन आएगा उसके बारे में कैसे तय किया गया होगा? शायद पहले जो ताकतवर रहा होगा उसने कहा होगा कि मैं ही तय करूंगा सबके लिए, और फिर सबने कहा होगा ये तो अपनी चलाने लग गए हैं। सब कुछ ऐसा हो कि सब आपस में मिलकर बैठे, और शायद वो विचार राज्य का जोड़ने का, एक साथ सबको बेखौफ जिंदगी में समानता के साथ एक इज्जत से जीने का, वो शायद भीमराव अंबेडकर ने कही, वो शायद ज्योतिराव फूले ने कही, वो शायद कार्ल मार्क्स ने कही, वो शायद बुद्ध ने कही, वो शायद बाबा नानक ने कही। अनगिनत नाम होंगे, अनगिनत नाम होंगे। वो शायद दर्शन रतन रावण जी ने, और वो शायद हमारे अपने बहुत दूसरे बड़े टीचर्स, भगत सिंह, गुरुशरण, किन किन के नाम को छोड़ेंगे, प्रोफेसर रणधीर सिंह, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती। आखिर क्यों, क्या पड़ी है? अगर हम सब अपने ही घर को देखें, क्या पड़ी थी बाबा नानक को संगत पंगत और लंगर के विचार को देने की? आराम से घर में बैठ सकते थे, लेकिन शिक्षा की यात्रा पर उस नजर ने एक नजरिया देखा था। और आज मुझे लगता है कि हमें आधस एक नजरिया दे रहा है, आधस ये मौका दे रहा है लुधियाना में, बीकानेर में, लखनऊ में, कि उस क्लास में जो कि शायद किसी राज्य की संस्थागत क्लास नहीं है,
वो क्लास जहां पर रावण जी क्लास में बच्चे कहते हैं कि सर ये बात हमें पता है, हमारे मम्मी पापा को समझाइए, लेकिन यहां पर बच्चों के मम्मी पापा मौजूद हैं, यहां पे स्टूडेंट्स के वो जो स्टूडेंट्स यहां आदर्श परिवार से उनके भाई और बहन मौजूद हैं, और यहां पर वो बात करते हैं जब रावण जी कि शादी का शगुन नहीं देना है, शिक्षा शगुन देना है। रोंगटे खड़े होते हैं कि जहां पर घर में अगर मैं अपनी मम्मी से कोई बात कहूंगा तो वो मुझे कहेंगी फिलॉसफी मत झाड़, लेकिन यहां पर एक रावण जी, यहां पे तमसा और सुरेखा और चंदन जैसे शिक्षक जो शायद विद्यार्थियों की तरह सेमिनार को अटेंड करते करते आज कहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जाकर जब हक से यह बात कहते हैं कि किस लिए पढ़ें, क्या करेंगे पढ़ के, साल के बाद आदर्श के सेमिनार में जाएंगे और वहां पर प्रोफेसर निवेदिता हमसे कुछ सीखने आएंगी, क्योंकि ये मॉडल शायद पूरे विश्व में एक अलग किस्म की यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा है, जहां पर डिग्री नहीं दी जाएगी, जहां पर डिग्री नहीं दी जाएगी, जहां पर सम्मान की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु जिस संघर्ष को आप देखकर जाएंगे, और जब घर जाकर या कॉलेज में जाकर मैं देखूंगा कि सम्मान और समानता का विचार विद्यार्थियों को पता है लेकिन उनके मम्मी पापा को भी पता चलना चाहिए, तो शायद आदर्श शिक्षा के उन सवालों को लेकर, उन साइकिल की यात्राओं के साथ लेकर, और शायद उस पहचान के प्रति सवाल करने को लेकर, उस विविधता और विभिन्नता के प्रति सम्मान के विचार को लेकर जब कहीं टूटते हुए से महसूस करते हैं, तो तब कहीं मनीषा आकर क्लास में सवाल करती हैं, सर मुझे आईपीएस बनना है और मैं शाम की क्लास में आपके साथ आकर बैठूंगी। और जिस ताकत के साथ वो शाम को 4:30 बजे तक देव समाज कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेली बैठकर पढ़ती है, वो बच्चा जो 100 में से 100 मैथ्स और 100 में से 100 साइंस में अपने तीतरम के नवोदय स्कूल से लेकर साइंस इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसके स्कूल में साइंस नहीं है, और शायद जेब में पापा के पैसे नहीं हैं कि वो किसी डीएवी कॉलेज या किसी बीड्स कॉलेज या किसी देव समाज कॉलेज की फीस भर सके, और वहां पर आदर्श अपने संवाद के साथ ये प्रयास करता है शिक्षा व्यवस्था को ये दिखाने का कि ये खैरात नहीं, ये समझो जिस नैतिकता के विचार को, समानता के विचार को बांटने के लिए शिक्षा का विचार खड़ा किया है, कहीं पर मनीषा तुम्हें आज ये मौका दे रही है। रावण जी, आपने उस कॉलेज को मौका दिया है कि मनीषा उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं और उस कॉलेज के हर सेमिनार में, हर कोने में एक आदर्श खड़ा करके गई हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसके प्रति हमेशा एक सम्मान, ललन सर जो कि मेरे शिक्षक भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के साथ एक दोस्त की तरह समानता के साथ समाज को देखने के लिए हमेशा अपने जीवन के मापदंडों के साथ प्रेरित किया है, और उस जेएनयू में मास्टर्स करने का शायद सपना अधूरा रहा, लेकिन वहां सर के दोस्तों को मिलते हुए शायद ये मौका जरूर मिल पाया देखने का कि वहां जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो शायद ये सवाल करते हैं कि उनके देश की शिक्षा किस तरफ बढ़ रही है, उनके देश की शिक्षा नीति क्या है। उनकी देश की शिक्षा नीति में सिर्फ कैंटीन की ब्रेड पकौड़ा और चाय शामिल नहीं रहती, और शायद उन झलकियों के साथ क्रिटिक, जिस डिस्कशन फोरम का मैं हिस्सा रहा 2 साल में, शायद हमें लगा कि हमें किसी जेएनयू की जरूरत नहीं है। क्रिटिक अपने आप में एक बहुत बड़ा जेएनयू है, और रावण जी हमें अक्सर कहते हैं कि देव समाज कॉलेज फॉर विमेन शायद मैं दूसरा जेएनयू पंजाब में देखता हूं, और वहां पर शाम के समय जब बद्री नारायण की काशीराम विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब वहां पर इंडियन आइडियोलॉजी पेरी एंडरसन की किताब पढ़ी जाती है, जब रात के समय 100 लड़कियां इकट्ठे होकर, और कहीं वीर दविंदर चकताम कोट से, तो कहीं शेरखा गांव से अमरजीत,
जब आकर कहती हैं कि सर कल क्या करना है। जब पक्का पिंड फरीदकोट से हमारी स्टूडेंट रमनदीप एमएससी केमिस्ट्री की एडमिशन लेते हुए ये कहती है कि सर ब्रजेंद्रा कॉलेज में सीट लेकर आई हूं, और जब कहीं पर कविता आधस के सेमिनार के लिए आकर मुझे पूछती हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, आज भी कॉलेज नहीं आए, तो शायद कहीं लगता है कि वो संवाद, वो संघर्ष और वो साथ हम सबको शिक्षा के नए आयाम और नई विचार को जानने के प्रति जो हमारे अंदर एक बड़ा उत्साह भरता है, मुझे लगता है कि वो हमें राजीव जैसे दोस्तों से मिलाता है। और राजीव जैसे दोस्त जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए शायद किसी कॉलेज में कभी क्लास नहीं लेते होंगे जाके, लेकिन वो वकील होते हुए भी एक शिक्षक और एक स्टूडेंट की तरह आकर कहते हैं कि ये किताब पढ़ी है, अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, उपेक्षित कारण एवं मुक्ति, ज्योतिबा फूले की गुलामी पढ़ी है। लेकिन यकीन मानिए देव समाज कॉलेज में 2012 में जब 125 विद्यार्थी उस किताब को पढ़ते हैं तो वो जरूर ये सोचते हैं और ये सवाल उठता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें जीवन में कितना कुछ करना है। कितनी प्रेरणा मिलती है कि कहीं पर कलेक्टर बनेंगे, कहीं पे डॉक्टर बनेंगे, कहीं पे इंजीनियर बनेंगे। तो शायद रावण जी ने जिस पन्नों में जिस ह्यूमैनिटीज का जिक्र किया है और वो जिस मां कांता का जिक्र करते हैं, कांता जिसका नाम खूबसूरत औरत है, और वो अपनी मां की उस परिकल्पना को, उस कल्पना को और उसके साथ जीवन से जुड़े अपने अनुभव को देखते हैं, तो वो रावण जी का सिर्फ अनुभव नहीं है, वो कहीं पर कविता का अनुभव है, कहीं पर महिमा का अनुभव है, कहीं पर अतिकाय का अनुभव है, और कहीं पर यहां लुधियाना से सामने मेरे बैठे दोस्त जो कि सबसे पहले साहिल कह कर गए हैं, मुझे लगता है वो हमें एक बार फिर सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटियां आजकल बन रही हैं, ये जो शिक्षा बिक रही है, ये जो स्वास्थ्य बिक रहा है, ये हम तय करें कि हर चीज बिकाऊ नहीं है। शायद उस पैसे को खाएंगे नहीं और ना अपने साथ कोई ताजमहल लेकर गया है, लेकिन उसी समाज में एक खूबसूरत समाज बनाएंगे जहां पर अलग अलग विविधता, अलग अलग विचार और अलग अलग पहचान होने के बावजूद आधस शिक्षा का एक नया नजरिया जो कि बरसों से कहीं धूल खा रहा था, वो एक बार फिर साफ साफ दिखाई दे। रावण जी, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबुज शर्मा जी बोल रहे थे और जिस तरह से अपने सब्जेक्ट पे स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, उनका आदर्श पे अध्ययन पीएचडी से भी ज़्यादा है। और कभी कभी कई बातें मैं उनसे समझ पाता हूं जब वो आदर्श के बच्चों की कही हुई बात और अनकही बात भी पकड़ लेते हैं कि बच्चे ने कहा क्या और क्या कहना चाहता था। वो बहुत ही बारीकी से, और जब वो बोलते हैं तो दिल करता है कि बस सब साइलेंट रहें और सुने, मगर फिर भी समय से बंधे होते हैं हम लोग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में प्रोफेसर विजया सिंह जी आई हैं, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ ग्रामर से।